हेलो, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि है गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। जैसे कि हमने दोस्तों मैनेजमेंट के 2 पार्ट कर चुके हैं और आज हम थर्ड पार्ट करेंगे। हमने लास्ट टाइम क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज देखी थी। अब हम टाइप्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी को थोड़ा सा और डीप में समझेंगे। ये जो लेक्चर है दोस्तों, ये आपकी आरबीआई ग्रेड बी, सीएसआईआर और अदर इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर सीरीज़ को आपको बहुत सीरियसली लेना है दोस्तों, और मैं आपको ये जो सीरीज़ है लिख लिख के बताऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं, आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 के एग्ज़ाम में आपको टाइपिंग के थ्रू पेपर को कंप्लीट करना होगा। तो उस पर्पज़ से भी ये जो वीडियो सीरीज़ है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए। मैं आपको हर एक टॉपिक्स को बहुत डिटेल में समझाऊंगा, साथ ही साथ एक रनिंग नोट्स भी आप लोग के साथ बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों। और हाँ, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मैं आपके सारे कमेंट्स का सही से जवाब वहीं पे दूंगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा दोस्तों, उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए आज अपने टॉपिक्स चालू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा मोटो होगा वो होगा टाइप्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, ये पढ़ना होगा। तो मेजरली हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? मेजरली हम लोग पढ़ेंगे ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये कौन दिया है दोस्तों? ये कौन दिया है? मैक्स वेबर। ठीक है, याद भी करना है आपको। सेकंड अब देखेंगे हम लोग, सेकंड देखेंगे दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, अब ये कौन दिया है दोस्तों? हेनरी फेयोल ने। हेनरी फेयोल। ठीक है, और हमारा थर्ड जो टॉपिक रहेगा वो होगा थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, और ये कौन दिया है? फ्रेडरिक टेलर ने। फ्रेडरिक टेलर। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों आज का हमारा मोटो रहेगा। बट क्लासिकल टाइप्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी में एकदम डीप जाने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा, तो प्लीज़ आप मेरा सेकंड लेक्चर ज़रूर देखिए। मैंने उसमें क्लासिकल थ्योरी के बारे में आपको बताया है और साथ ही साथ एक बेसिक सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है। बट हाँ, इसके पहले हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए दोस्तों। एक होता है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कन्फ्यूजन हमेशा आ जाती है और ये आपको क्लासिकल थ्योरी को समझने में भी हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी आने वाली है। उसके पहले मैं आपको ये जो है डिफरेंस है ये हम थोड़ा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है ऐसा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन? तो अक्सर हम लोग इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, जो ऐसा काम, ठीक है, अब मुझे मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैनेजमेंट क्या होता है? जो मैनेजमेंट होता है ना, वो एक एग्जीक्यूटिव चीज़ होती है। मतलब आपको एक बनी बनाई पॉलिसी मिली हुई है, आपको मैंने एक बनी बनाई पॉलिसी दे दिया और आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, पॉलिसी को एग्जीक्यूट कर रहे हो। एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, वो काफ़ी डिसाइसिव होता है। मतलब आप पॉलिसी को बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ एक लॉ को बनाया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे हमने एक लॉ बना दिया कि आज से हमारे जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो सिर्फ 8 घंटा काम करेंगे। ठीक है, हमने ये पॉलिसी फॉर्मुलेट किया, मतलब ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो गया। अब
ये जब लॉ बन चुका है कि हमारे एम्प्लॉय सिर्फ 8 घंटा काम करेंगे, तो उसको मैं एग्जीक्यूट करने लग गया, जो हमारे मिडिल और लोअर लेवल में ये एग्जीक्यूट होने लगा, ये जो होता है ये मैनेजमेंट हो जाता है, ये काम हो जाता है मैनेजमेंट्स का। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वर्क करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, आपको फुली कंट्रोल होता है ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपको फुली कंट्रोल होता है, ये एक हमेशा याद रखना आप लोग। और ये भी हो सकता है जो मैनेजमेंट होता है वो मिडिल और लोअर लेवल में यूजुअली डील होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टॉप लेवल में डील होता है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस है, इसको हम लोग लिख भी लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आपके एग्जाम में, और कन्फ्यूजन भी हो जाता है बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं मैनेजमेंट, यहाँ पे लिख देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। मेरे साथ प्लीज़ आप लोग बने रहिए, नोट्स बनाते बनाते चलिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करना। भला ही आप इसको 1.5x 2x की स्पीड में देख लो, बट नोट्स मैं इसलिए बनाता हूँ, मैं चाहूँ तो लिख के ला सकता हूँ ऑलरेडी, बट मैं आप लोग के साथ नोट्स बनाता हूँ ताकि आप लोग भी मेरे साथ नोट्स बनाइए, और पूरे टॉपिक को आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस मेरे साथ ही कर लीजिए। तो मेरा मेन जो मोटो है वो यही होता है नोट्स बनाने का, कि आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो, आपकी भी यहाँ पे साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो पहला होता है मीनिंग, मीनिंग के बेसिस पे। ठीक है, मीनिंग क्या है लिख लो। ठीक है, सिस्टमैटिक वे ऑफ मैनेजिंग पीपल एंड थिंग्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे एन act of administrating the whole organization, administrating the whole organization by a group of people। ठीक है, मीनिंग हो गया। सेकंड, अथॉरिटी के बेसिस में, अथॉरिटी के बेसिस में। ठीक है, एक मिनट, आई होप आप लोग को स्क्रीन अच्छे से दिख रहा होगा। हाँ, तो अथॉरिटी के बेसिस में लिख देते हैं मिडिल प्लस लोअर। ठीक है, मिडिल प्लस लोअर लेवल, और आपका यहाँ पे आएगा टॉप लेवल, एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा टॉप लेवल। ठीक है, क्लियर हो रहा है दोस्तों? किसी भी प्रकार की समस्या, दुख, दर्द, तकलीफ आई होप नहीं होगी आप लोग। ठीक है, ये क्या होता है, रोल, रोल जो होता है इन लोग का क्या होता है, वो एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना, पॉलिसी एग्जीक्यूशन। इनका रोल रोल होता है डिसाइसिव, डिसाइसिव पॉलिसी फॉर्मेशन का। ठीक है, चलेगा, जो हम लोगों ने समझा वही आपको यहाँ पे लिखना है। एप्लीकेबल टू, एप्लीकेशन, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में ये तो टेबल होता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, आप देखते होंगे गवर्नमेंट ऑफिस में यूजुअली ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट ऑफिस, मिलिट्री में बहुत होता है। ठीक है, लैब्स, हॉस्पिटल,
लैब्स, हॉस्पिटल्स, रिलीजियस प्लेसेस। ठीक है, इनका एप्लीकेशन हो गया। और एक और लिख लो, जितने ज़्यादा पॉइंट होंगे उतनी ज़्यादा क्लियरिटी होगी। ठीक है, डिसीजन डिसाइड्स who will do the work and how the work will be done, comma who will do the work। ठीक है, यहाँ पे होता है what should be done, what should be done and when it has to be done। देखो अभी क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, हाउ एंड हु, यहाँ पे व्हाट एंड व्हेन। अब आप इसको ना रोल से रिलेट कर लो एक बार, ताकि वो समझ में आ जाएगा। देखो सब कुछ ना अंडरस्टैंडिंग पे होता है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन मतलब मैं कुछ बना रहा हूँ, मतलब मैं कुछ एक नया रूल ला रहा हूँ, मतलब व्हाट, क्या रूल ला रहा हूँ, व्हाट। और व्हेन, कब लाऊंगा, व्हाट व्हेन कब लाऊंगा। ठीक है, कब ये रूल इम्प्लीमेंट होना चाहिए, व्हेन। जब भी हम लोग कुछ नया चीज़ एक्सप्लोर करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, तो उसमें व्हाट और व्हेन क्वेश्चन आता है करके यहाँ पे हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन पे चले गए। और जब हमने रूल बना दिया तो उन्हें कोई तो इम्प्लीमेंट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। हु विल एग्जीक्यूट, हु विल डू द वर्क एंड हाउ, कैसे होगा, वो काम अपना मैनेजमेंट पे आ जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो मैनेजमेंट होता है ना, वो सबसेट होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। इट इज़ यूजुअली अ सबसेट। तो अगर आपको मैं एक वेन डायग्राम के थ्रू समझा दूँ, ठीक है, ये हो गया मैनेजमेंट, एक मिनट, ये हो गया आपका मैनेजमेंट, ये हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेशन। समझ में आ गया। फाइनल आपका ये जो इसका पूरा एक समरी हो गया। अब हम चलते हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ में हमारी। हम लोग आज जो हमारा मेन मकसद है वो क्या था, टाइप्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी। पहली जो थ्योरी थी हमारी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, जो कि मैक्स वेबर ने दी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो लिख लेते हैं पहला, मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर कौन सी थ्योरी है, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, पहला। दोस्तों जब भी आप ब्यूरोक्रेसी के बारे में जानते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है, हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि कोई एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक वर्क हो रहा है। इससे रिलेटेड क्या होता है, एक हिरार्की बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर है जिसमें एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जो सबको कंट्रोल कर रहा होता है। और आपका इसमें जो इंट्रैक्शंस होता है एम्प्लॉयज़ के बीच में, वो काफ़ी इम्पर्सनल होता है। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ से लेके टॉप लेवल बंदे से बात नहीं कर सकते, आपको एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स फॉलो करने होंगे, पेपर वर्क्स काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं, तो डिसीजन मेकिंग जो होती है यूजुअली इसमें स्लो हो जाती है। ठीक है, इंट्रैक्शंस जो होते हैं वो उतने पर्सनल लेवल पे नहीं होते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, रिजिड हियरार्की होती है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस होते हैं, आपके चीज़ें काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाती है। ठीक है, तो यही था ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट का, आपको जो सार कहते हैं इसको हम देखते हैं। चलिए अब इस पर हम लोग कुछ नोट्स बनाते हैं, आप लोग मेरे साथ लिखिए इसको। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी जो होती है, सबसे पहले लिख लो व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के बारे में तभी तो आपको समझ में आएगा ना क्या होता है। एक होता है ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एन ऑर्गेनाइजेशनल
structure that is characterized that is characterized by many rules, standardized processes, procedures and requirements, one number of desks, ठीक है, थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर्स। इसमें लेबर्स का अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, और अलग अलग लोग होते हैं जो अलग अलग चीज़ों में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। थ्रू, एक मिनट, थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियर हियरार्कीज होती है, एंड ऑलमोस्ट impersonal interactions बिटवीन एम्प्लॉयज़ के बीच में उतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। रूल्स रेगुलेशंस और काफ़ी रिजिड हियरार्की होती है इसमें, ठीक है। रूल्स रेगुलेशंस कम रिजिड hierarchy and specialized functions are important features of bureaucracy, ठीक है। समझ में आया बेसिक जो मतलब था, समझ में आया बेसिक मतलब। तो मैक्स वेबर जो थे, जो हमारे मैक्स वेबर थे दोस्तों, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी थ्योरी को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया। उन्होंने बिलीव किया कि ये जो ब्यूरोक्रेसी थ्योरी है और ब्यूरोक्रेसी जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा है हमारे ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर से। इसमें डिवीजन ऑफ लेबर्स जो होंगे वो प्रॉपरली असाइन होंगे हर एक जगह, हर एक अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू देयर टेक्निकल क्वालिफिकेशन, दे विल बी असाइंड टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। उस बेसिस वो अपना काम करेंगे। एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन होगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, हिरार्की होगी, ठीक है। लोग आएंगे, लोग काम करेंगे, लोग घर जाएंगे, प्रमोशन भी उनको उनके टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे मिलेगा। तो जब एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है, जैसे अगर आप हमारी इंडिया की बात करें, इंडिया भी ब्यूरोक्रेटिक है काफ़ी, तो अगर आप देखते हैं एज ए कंट्री जब चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती है, काफ़ी लार्ज हो जाती है, तो ये जो थ्योरी होती है, ये जो मैनेजमेंट थ्योरी है, ये काफ़ी काम की हो जाती है, इसका अपना एक इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो वही हम देखते हैं, चलो दोस्तों लिख के इसको, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो मैक्स वेबर ने क्या बिलीव किया? मैक्स वेबर बिलीव्ड किया दैट ब्यूरोक्रेसी was a better than ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इन दिस everyone is treated equal and division of labor is clearly
described for each employee। ठीक है, फिर according to this theory of Max Weber, such a structure was indispensable in indispensable that can't be avoided in organization large organization के लिए बहुत अच्छा है ये। in structurally performing all tasks by a great number of employees। ठीक है, in addition in bureaucratic organization selection and promotion only occur on the basis of technical qualifications। इम्पॉर्टेंट दोस्तों, देखो ये हमने तब प्रिपेयर कर लिया इसका नोट्स। इसी कुछ प्रॉब्लम्स लिख लेते हैं और हम इस ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी को ख़त्म करते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब आपको यूजुअली आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप आपको कोई भी प्रकार की कोई डाउट एग्जिस्ट नहीं करता होगा और करेगा भी नहीं, क्योंकि हमने काफ़ी सिंप्लीफाइड वे से पढ़ा दिया और पढ़ लिया इसे। प्रॉब्लम्स क्या थे इसके? ठीक है, जाहिर सी बात है दोस्तों, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस होंगे तो हर एक आपकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ख़त्म हो जाती है। कुछ लोग अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं बट वो कर नहीं पाते। न्यू आइडियाज़ जनरेशन में प्रॉब्लम होती है। पेपर वर्क आपका काफ़ी बढ़ चुका है तो डिसीजन मेकिंग भी काफ़ी डिलेड हो जाएगी। एम्प्लॉइज़ लोग को उतना मोटिवेशन फील नहीं होता, उन लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी होता है दोस्तों कि चीज़ों को बॉयकट और अब्यूज़ करने लग जाए रूल्स रेगुलेशंस को, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने लग जाए। और आवाज़ उठाएंगे भी तो कैसे उठाएंगे? आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है वो तो काफ़ी ऊपर है, चीज़ों को तो आपको दबा दिया जाएगा। तो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन कभी कभी कम भी हो जाता है ये सब में। ठीक है, एक्सेप्टेंस भी कम हो जाता है, रूल्स रेगुलेशन आपके इतने स्ट्रिक्ट है। चलिए देखते हैं हम प्रॉब्लम्स। ठीक है, देखो इसमें क्या होती है, एम्प्लॉयज़ do not have an opportunity to voice their opinion or influence decision making, so this may demotivate employees in the long run। डिमोटिवेशन हो जाता है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उनको वॉइस ओपिनियन करने की, इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग में करके इन लोग को डिमोटिवेशन फील भी हो सकता है। सेकेंड, एम्प्लॉयज़ में not like various rules and regulations
ठीक है, दे मे स्टार्ट बॉयकॉटिंग, दे मे स्टार्ट abusing and boycotting the rules। ठीक है, फिर डिले इन डिसीजन मेकिंग, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन माइट डिक्रीज, फ्लेक्सिबिलिटी becomes less, chances of innovation is less। ठीक है, ये सब कर सकते हो आप लोग प्रॉब्लम्स में। ठीक है, कोई प्रकार का दुख दर्द पीड़ा। तो इसी के साथ दोस्तों हमने मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है, और अब हम पढ़ेंगे दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं दोस्तों सेकंड टॉपिक, अपना सेकंड टॉपिक हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल की क्या है अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। हमने इस लेक्चर की शुरुआत में ही दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ रही थी कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में फ़र्क क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेशन एक टॉप लेवल द्वारा परफॉर्म किया जाता है, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सोच के लिया हुआ कदम होता है, एक पॉलिसी बनाई जाती है। यूजुअली ये गवर्नमेंट ऑफिसेस में आप देखते हो, ये यूजुअली व्हाट और व्हेन जैसे क्वेश्चंस को डील करता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के बारे में थोड़ा समझ में आ गया ये टॉप से डाउन अप्रोच होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी पे ज़्यादा विश्वास रखती है। और दोस्तों एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी होती है वो कॉन्ट्रास्ट होती है आपकी साइंटिफिक अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट से, क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो आप पे लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ के बारे में ज़्यादा डील करता है, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में लगा रहता है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी होती है वो क्या होती है, वो आपकी टॉप से डाउन अप्रोच है, तो वो डेफिनेटली अपर लेवल को ज़्यादा मद्देनज़र रखती होगी कि आपका अगर टॉप वाले या टॉप मोस्ट में जो बैठे हैं उन लोग सही से परफॉर्म कर रहे हैं तो डेफिनेटली चांसेस क्या, आपका सारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो ये थोड़ा सा कुछ कुछ बढ़िया पॉइंट्स हैं, ये इस पॉइंट्स के थ्रू हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहला हो गया फेयोल। फेयोल इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ administrative मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, ऑफन कॉल्ड लिख दो यहाँ पे प्रोसेस थ्योरी और स्ट्रक्चरल थ्योरी। प्रोसेस थ्योरी और स्ट्रक्चरल थ्योरी। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। फिर सेकंड, फेयोल फोकस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन लिख दो, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ वर्क tasks। He looked specifically at how management and workers are organized within a business to allow for the
कंप्लीशन ऑफ टास्क। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। Fayol followed a top-down approach to organizational efficiency. He believed that the effective organization of management would ultimately have an effect on the productivity of operational level वर्कर्स। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच थी। जो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट है उसका इफेक्ट डेफिनेटली होगा जो ऑपरेशनल लेवल या नीचे बॉटम लेवल पे जो वर्कर्स हैं उन पर, उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पे। ये एक कॉन्ट्रास्ट था आपका दोस्तों साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पे। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ये करता था कि आपके जो ऑपरेशनल वर्कर्स हैं उनकी इफेक्टिव आपकी ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को लिंक करता है, उस पर डिपेंड करता है। ऑपरेशनल लेवल वर्कर्स अगर अच्छा करते हैं तो आपकी डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन अच्छा ग्रो करेगी। बट यहाँ उल्टा था, फेयोल ने कहा नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है अगर वो इफेक्टिव है, उसने अच्छे डिसीजंस लिए हैं, डेफिनेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऊपर जाएगी। तो ये टॉप डाउन अप्रोच थी। तो यहाँ लिख दो, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी is in contrast to the scientific approach to management। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स थे और हम लोग फंक्शंस ऑफ अ मैनेजर को हमने वैसे किया भी है, ये था फर्स्ट सेकंड लेक्चर में। आप लोग प्लीज़ फर्स्ट सेकंड लेक्चर को अच्छे से देखना दोस्तों। वो ये जो लेक्चर्स हैं ना इनिशियल के, ये आपके बेस है, बोलते हैं ना नींव मजबूत कर रहे हैं हम लोग। तो अभी हम लोग उसी फेज में चल रहे हैं, हम लोग इस सब्जेक्ट की नींव बेस को मजबूत कर रहे हैं। तो आपको दोस्तों ये जो बेसिक है, बहुत बड़ा बेसिक सा चीज़ है, लेकिन आपको ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। माइट बी थ्योरेटिकल ज़्यादा हो रहा है, बट दोस्तों ये आपको आरबीआई ग्रेड भी क्लियर करना है। और आपके हाथ में ये जो 50 मार्क्स है ना, 100 मार्क्स का जो फिनेंस और मैनेजमेंट है, उसमें मैनेजमेंट इज द ओनली सब्जेक्ट वेयर यू कैन स्कोर 50 आउट ऑफ 45, एटलीस्ट 40 to 45 मार्क्स आर अचीवेबल। जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन सम टॉपिक्स, ऑन सम थ्योरीज, यू हैव टू लर्न दैट। आपको अंडरस्टैंड करने की उस थ्योरीज को, और आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर लोगे। तो थोड़ा सा आपको तकलीफ हो रही होगी, मैं समझ सकता हूँ दोस्तों, लेकिन अगर आप लिखते चलोगे जाओगे मेरे साथ तो डेफिनेटली आप कर लोगे यार। तो इसको प्लीज़ ध्यान दीजिए। इसी के अब हम लोग करते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये इसी के थ्योरी के अंडर है, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका डिवीजन ऑफ लेबर, सेकंड अथॉरिटी, ठीक है, थर्ड डिसिप्लिन, फोर्थ यूनिटी ऑफ कमांड, फिफ्थ
unity of direction. Sixth, subordination of individual interest. Subordination of individual interest. Seventh, remuneration. Eighth, centralization and decentralization. Centralization and decentralization. ठीक है. Ninth, line of authority. Tenth, order. 11th, equity. 12th, stability of tenure. 13th, initiative. And 14th, sense of unity कहते हैं इसको. एस्पिरिट दी कॉर्प्स, इसका मतलब होता है सेंस ऑफ यूनिटी. आप लोग एम्प्लॉयज़ क्या यूनाइटेड फील करते हैं? तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कुछ नहीं है दोस्तों, आपका डिवीजन ऑफ लेबर्स. आपके लेबर्स को अलग अलग उनके इंटरेस्ट, उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको डिवाइड करना, उनको अथॉरिटी देना, ठीक है, डिसिप्लिन में लाना, एक कमांड से सब लोग यूनाइटेड रहना, एक ही रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर आना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे देना लोगों को, ठीक है, उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखना, उनको प्रॉपर सैलरी प्रोवाइड करना, एमोल्यूमेंट्स देना. स्ट्रक्चर आप सेंट्रलाइज्ड, जब आपकी एक ही यूनिट या एक कोई इंसान आपको रूल कर रहा हो, या डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप लोग थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, ठीक है. फिर आपकी एक चेन बनना, लाइन ऑफ अथॉरिटी कैसी होगी, स्केलर चेन है. ऑर्डर क्या है, आपको इक्वालिटी, इक्विटी सब कुछ मिल रहा है कि नहीं, ओनरशिप मिल रही है कि नहीं, ओनरशिप मिलती है कि नहीं, और आपका टेन्योर स्टेबल है कि नहीं, कहीं कभी भी निकाल ना दे जॉब से, स्टेबल जॉब थोड़ा सा हो, ठीक है, आप इनिशिएटिव ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, और एक आपको यूनाइटेड फील होता है कि नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में. ये होती है बेसिकली आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी के 14 प्रिंसिपल्स. और ये एक आखिर है, इसी में ही है, फंक्शंस ऑफ अ मैनेजर. कुछ नहीं, सेम हमने पढ़ा है काफ़ी बार, वापस मैं लिख देता हूँ. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, फिर कंट्रोलिंग. ठीक है, इसी के साथ दोस्तों हम लोग ने सेकंड टॉपिक जो था हमारा वो है हेनरी फेयोल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है. आई होप आप लोग को ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी. और अब हम चलते हैं दोस्तों अपनी थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की तरफ, जो कि है फ्रेडरिक टेलर के द्वारा. तो तीसरा लिख देते हैं, फ्रेडरिक टेलर. ठीक है, क्या दिए थे? थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. इसको समझने के पहले आप बहुत बेसिक सा चीज़ समझो दोस्तों, रूल ऑफ थंब. ठीक है, हम लोग रूल ऑफ थंब काफ़ी यूज़ करते हैं. एक हो गया रूल ऑफ थंब, ठीक है, और साइंस. इसका डिफरेंस समझना जरूरी है, क्योंकि जो हमारा थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो इस पे बेस्ड है, ना कि रूल ऑफ थंब पे बेस्ड है. ठीक है, ना कि रूल ऑफ थंब पे बेस्ड है, साइंस पे बेस्ड है. तो रूल ऑफ थंब में क्या होता है, मैनेजर ऐसे डिसीजंस लेता है जो उसके इंट्यूशंस कहते हैं, ठीक है, उसके पर्सनल जजमेंट के हिसाब से लेता है. तो यहाँ लिख दो, डिसीजंस टेकन बाय मैनेजर एज पर देयर
पर्सनल जजमेंट्स। बट टेलर का मानना था कि नहीं, एक छोटे से छोटा चीज़, अगर आपको आयरन शीट को कार में भी बनाना है तो उसके लिए साइंटिफिक प्लानिंग की ज़रूरी होती है। ठीक है, और इससे आप ह्यूमन एनर्जी को बचा सकते हो और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो टेलर के हिसाब से ये था। तो ये एक बेसिक सा चीज़ था दोस्तों जो आपको समझना इंपॉर्टेंट था। इसको समझने के पहले इससे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। यही यही 4 प्रिंसिपल्स है इसके, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। इसके जो मेथड होते हैं ना, इसको आपको साइंस पे बेस करना है, ना कि रूल ऑफ थम्स। यही एक पहला प्रिंसिपल है। फिर वर्कर्स को आप लोग असाइन करो जॉब्स उनके स्किल्स और उनके एप्टीट्यूड्स के बेसिस पे। फिर आप लोग क्या करो, उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करो। ठीक है, फिर वर्कलोड को मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में प्रॉपरली बांटो। यही वही साइंटिफिक थ्योरी है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के कॉन्ट्रास्ट में है। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी कहती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी तब बढ़ेगी जब आपके मैनेजमेंट लोग काफ़ी अच्छे से काम करेंगे और उससे ऑपरेशनल जो वर्कर्स हैं उन लोग भी अच्छा काम करेंगे। बट ये थ्योरी उसके कॉन्ट्रास्ट में ये कहती है कि नहीं, आपको ऑपरेशनल वर्कर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, एक और साइंटिफिक मेथड्स के बेसिस पे चलना है, ना कि अपने मैनेजमेंट के जजमेंट्स के बेसिस पे चलना है। इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी। कौन दिया था? फ्रेडरिक टेलर दिया था। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा नोट्स प्रिपेयर करते हैं और फिर हम रैप अप करेंगे आज के टॉपिक को। लिखते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट था, प्लीज़ इसको याद रख लो। ठीक है, इट यूजेस इट यूजेस साइंटिफिक मेथड scientific methods to analyze the most efficient production process in order to increase productivity. Taylor's scientific management theory argued argued it was the job of workplace managers to develop the proper production system for achieving economic efficiency। ठीक है, लिख लिया करो अच्छे से दोस्तों, लिख लो इसको ना, अच्छे से लिखो। टेलर प्रपोज्ड दैट by optimizing and simplifying jobs, productivity would increase. He also advanced the idea that workers and managers needed to cooperate with one another। ठीक है, लिख दिया इसके बारे में। और अब इसमें लिखते हैं दोस्तों प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट लिख लो। पहला, सेलेक्ट मेथड
based on science, not rule of thumb. Second, assign workers jobs based on their aptitudes. Third, monitor worker performance. And fourth, properly divide the workload between managers and workers. तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर था वो ख़त्म होता है, समाप्त होता है। हमने टाइप्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी देख ली है दोस्तों। इसके बाद हम ओबी और अपने आगे के टॉपिक्स को, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। और सारा धीरे धीरे आरबीआई का जो सिलेबस है वो बहुत आराम से कंप्लीट करेंगे। ये जो लेक्चर सीरीज है दोस्तों, ये सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी के लिए ही नहीं बल्कि सीएसआईआर और अदर बैंकिंग एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएसआईआर में भी आप जानते हैं कि मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है, तो आप अब मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज़, और मैं इतने आराम से और इतने बेसिक से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, अगर आप ये सीरीज़ को कर लेंगे ना, आप डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप नोट्स बनाइए। मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी इसकी जो पीडीएफ है वो अपलोड करूँगा, इस नोट्स को मैं अपलोड करूँगा, तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए दोस्तों। बस आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और अपना प्यार इस चैनल को देते रहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।